गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी लर्निंग क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, हमने आपका वार्षिक परीक्षा 2022-23 जो होने वाली है आपकी 8th क्लास की, उसकी सामाजिक विज्ञान का ये सेट सी लेके आए। ठीक है, इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने आपका सेट भी कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग सेट सी लेके आए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर्स हैं, ठीक है, आपके अभ्यास प्रश्न पत्र है ना, जो कि मेन एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सामाजिक विज्ञान विषय का हमारा सेट सी। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको जो फर्स्ट लेकर 10 तक जो क्वेश्चन आएंगे आपके सही विकल्प के आएंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन रहेंगे लघु उत्तरी की, और फिर लास्ट में रहेंगे आपके दीर्घ उत्तरी की। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्या है आपका, एक भारत में, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, एक भारत में अंग्रेजी शासनकाल को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिए हैं आपके उपनिवेशक युग, प्राचीन युग, मध्य युग, आधुनिक युग। तो इसका सही आंसर क्या कहलाएगा आपका, उपनिवेशक युग। ठीक है, इसको बोलते हैं उपनिवेशक युग के नाम से जाना जाता है, जब अंग्रेजी शासनकाल था उसको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं सेकंड, सती प्रथा पर कब पाबंदी लगाई गई थी। इसके ऑप्शंस दिए हैं आपको 1825 में, 1830 में, 1832 में या 1829 में। इसका सही आंसर क्या कहलाएगा आपका, 1829 में लगाई गई थी। ठीक है, सती प्रथा पर 1829 में आपकी पाबंदी लगाई गई थी। 1857 ईस्वी विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था। ठीक है, इसके ऑप्शन दिए हैं आपके मेरठ, दिल्ली, फतेहाबाद और सहारनपुर। तो इसका सही आंसर क्या है आपका, मेरठ से। ठीक है, 1857 ईस्वी में विद्रोह कहाँ से, मेरठ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, विकास एवं उद्योग की दृष्टि से संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो सही आंसर क्या कहलाएगा आपका, दो प्रकार के। ठीक है, विकास एवं उपयोग की दृष्टि से संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 5 क्या दिया हुआ है आपको। क्वेश्चन नंबर 5, किस महाद्वीप में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या रहती है। इसमें आपको ऑप्शंस क्या दिए उत्तर में, उत्तरी अमेरिका दिया है, दक्षिण अमेरिका, एशिया और अंटार्कटिका। तो सही आंसर क्या है पांचवे का आपका, पांचवे का सी। ठीक है, क्योंकि हमारा जो एशिया महाद्वीप है इसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पे निवास करती है, हमारे एशिया महाद्वीप में करती है। ठीक है, और इसमें एशिया महाद्वीप में भी सबसे ज्यादा संख्या कहाँ पे, हमारे भारत देश में है, इंडिया में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, रेशम का कीट किस पेड़ का पाला जाता है ना, रेशम का कीट किस पेड़ पर पाला जाता है। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं नीम, सहतूत, नारियल और शीशम। तो इसका सही आंसर क्या है आपका, सहतूत। ठीक है, सहतूत का जो पेड़ होता है उसमें रेशम के कीट को पाला जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग अब 7 देखिए क्या है, एक टपकता नल वर्ष में कितना जल व्यर्थ करता है। ठीक है, जब कोई एक नल आप यहाँ पे या कहीं पे कोई टपक रहा है लीकेज है, तो साल भर में कितना लीटर कम से कम वो पानी इसमें से बह जाता होगा। तो इसमें ऑप्शन दिया है आपको 120 लीटर, 1200 लीटर, 100 लीटर या 1000 लीटर। तो इसका सही आंसर क्या है, लगभग 1200 मीटर जो है जल उसमें से निकल जाके बह जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या देखें, सच्चा समिति सच्चा समिति का गठन कब किया गया था। सच्चा समिति का गठन कब किया गया था। इसका ऑप्शन दिए हैं आपके 2001 में, 2003 में, 2005 में, 2006 में। तो सही आंसर क्या है इसका आपका, आठवीं का सी, 2005 में। सच्चा समिति का गठन कब किया गया था, 2005 में किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कानून बनाने का अधिकार किस संस्था का है। इसमें ऑप्शन दिए हैं आपको न्यायालय का, संसद का, सरकार का या पुलिस का। तो इसका सही आंसर क्या है, संसद का। ठीक है, जो संसद होती है वही क्या बनाती है, कानून पारित करती है, कानून पास करती है, एक्ट पास होता है। ठीक है, तो कानून बनाने का अधिकार किसको है, संसद को है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखें लास्ट, ईवीएम एक विस्तारित रूप क्या है, ईवीएम क्या है, विस्तारित होता है, ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है बताएं। तो आपको देखिए ऑप्शन दिए हैं, इलेक्शन वाइस मिनिस्टर्स, इलेक्शन वोटिंग मशीन या इजराइल विद मास्टर या इलेक्शन विद मास्क। तो सही आंसर क्या कहलाएगा आपका, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, जिसमें हम लोग हमारे यहाँ वोटिंग की व्यवस्था की जाती है, इसको बोलते हैं ईवीएम मशीन बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहलाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन 10 हमने कंप्लीट कर लिए हैं आपके ऑब्जेक्टिव वाले। अब हम नेक्स्ट देखते हैं आपके लघुत्तरी प्रश्न। ठीक है, लघुत्तरी प्रश्न देखिए किस तरह दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, किस पुर्तगाली यात्री द्वारा भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया गया था। ठीक है, इसमें मैंने कौन सा ऐसा पुर्तगाली था जिसके द्वारा जो है भारत तक पहुंचने का समुद्री मार्ग पता लगाया गया था। तो उसमें क्या है आपका आंसर, वास्को डिगामा। जो वास्को डिगामा था, पुर्तगाली यात्री द्वारा सन 1498 में 1498 में भारत तक पहुंचने के लिए एक समुद्री मार्ग का पता लगाया गया था। ठीक है, ये इसका ऑप्शन हो गया, सही आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इल्बर्ट बिल सरकार ने क्यों वापस लिया था। ठीक है, जो है इल्बर्ट बिल सरकार ने क्यों वापस लिया था। तो इसका ऑप्शन दिए क्या दिए हैं, 1883 में, मतलब इसका सही आंसर क्या है, 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। इस विधेयक में प्रावधान था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं, परंतु अंग्रेजों के विरोध की वजह से सरकार ने यह विधेयक वापस ले लिया था। ठीक है, ये इल्बर्ट बिल वापस ले लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है, अंग्रेजी भाषा सिखाने की जरूरत पर मैकाले ने जोर क्यों दिया। ठीक है, अंग्रेजी भाषा सिखाने की जरूरत पर मैकाले ने जोर क्यों दिया। तो इसका आंसर क्या है, अंग्रेजी भाषा सिखाने की जरूरत पर मैकाले ने इसलिए जोर दिया क्योंकि उनका मानना था कि अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठतम साहित्यिक कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा। अंग्रेजी पढ़ना या पढ़ाना लोगों को सभ्य बनाने
लोगों को सभ्य बनाने, उनकी रुचियाँ, मूल्यों और संस्कृति को बदलने का रास्ता हो सकता है। ठीक है? देखिए इसलिए इनको अंग्रेजी भाषा सिखाने की ज़्यादा जोर किसने दिया था? मैकाले ने दिया था। ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कृषि पर आधारित 3 उद्योगों के नाम लिखिए। तो कृषि पर आधारित उद्योगों के नाम क्या है? क्रमशः खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल तथा सूती वस्त्र। ये क्या है? कृषि पर आधारित जो है 3 उद्योग के हमने नाम आपको दे दिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। संसाधन की परिभाषा लिखिए। हमारे पर्यावरण में, इसका आंसर क्या होगा? हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने की प्रयुक्त हो सकती हैं या की जा सकती हैं और जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, तो जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन कहलाते हैं। ठीक है? इसका आप सिंपल भाषा में क्या कह सकते हैं कि जो पर्यावरण में जो उपलब्ध जो भी वस्तुएं हैं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरी करती है, ठीक है, और आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए हम उसको और बदल सकते हैं प्रौद्योगिकी का यूज करके, वो सभी क्या कहलाती हैं? संसाधन कहलाती हैं। ठीक है? चलिए इसका आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। मिश्रित कृषि क्या है? यह किन किन देशों में प्रचलित है? ठीक है, मिश्रित कृषि के बारे में आपको बताना है। मैंने मल्टीपल क्रॉपिंग, फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है और भोजन व चारे की फसलें उगाई जाती है। तो इस मिश्रित खेती, इसे क्या कहते हैं? मिश्रित खेती कहते हैं। जैसे कि यूरोप में एग्जाम्पल दिया है, यूरोप में पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में यह प्रचलित है। ठीक है, ये इन देशों में ये प्रचलित है मिश्रित कृषि। ठीक है, मतलब यहाँ फसलों के साथ साथ जो पशु के लिए, मतलब जानवरों के लिए जो खाने की व्यवस्था के लिए इसे कुछ लगाया जाता है, उसे हम मिश्रित कृषि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखें क्या है। भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है? तो भूमि को हमारे जीवन में आधार है। ठीक, इसका आंसर क्या होगा? भूमि हमारे जीवन का आधार है। इसके बिना हमें आवास, खाना, पानी इत्यादि कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, इसलिए भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। संसद किसे कहते हैं? संसद किसे कहते हैं? इसका सही आंसर क्या है? जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के समूह को संसद कहा जाता है। लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। यह संसद सरकार को नियंत्रित करती है और उनका मार्गदर्शन करती है। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? न्यूनतम वेतन क्या क्या आशय है? न्यूनतम वेतन का क्या आशय है? न्यूनतम वेतन जो किसी नियोक्ता द्वारा अपने श्रमिकों को भुगतान किया जाता है, जिसे सामूहिक समझौते या व्यक्तिगत अनुबंध से कम नहीं किया जाता है सकता, यह बोलाती है न्यूनतम वेतन कहलाता है। ठीक है, ये इसका सही आंसर, इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो आपके क्षेत्र में उपलब्ध किन्हीं 5 जन सुविधाओं का नाम लिखना है आपको। जो जन सुविधा मतलब जो हमारे व्यक्ति के, जो हमारे लोगों के सुविधाओं में काम आती है। जैसे कि अब क्या है, देखिए प्रत्येक क्षेत्र में उपलब्ध जन सुविधाएं कौन सी? बिजली है। ठीक है, बिजली, सार्वजनिक परिवहन मतलब ट्रांसपोर्टेशन, जिससे बस वगैरह है ना, ये आपको सर्विस प्रोवाइड की जाती है। विद्यालय मतलब स्कूल, अस्पताल है ना, हॉस्पिटल्स एंड संचार के साधन इत्यादि। ठीक है, ये क्या है? सभी क्या है? आपकी 5 जन सुविधाएं हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 21। अब देखिए यहाँ से 21 से लेकर आपके 24 या 3 तक जो है आपके दीर्घ स्तरीय क्वेश्चन रहेंगे। मतलब आपको इनको बड़े आंसर इसमें लिखना है और इसके पहले वाले में थोड़ा सा शॉर्ट आंसर लिखना था। ये 4 या 5 नंबर के आपके आएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए 21 नंबर में क्या है? नील का व्यापार बढ़ाने के लिए अफसर और व्यावसायिक एजेंट किस प्रकार कार्य करने लगे। ठीक है, तो ये बता रहा है। इसका आंसर क्या है? 8वीं सदी के आखिरी दशकों में ही बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी। जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दी। भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगा लिए। जिस किसानों के पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था, उन्हें कंपनी और नए नए बैंक कर्जा देने का तैयार रखते थे। ठीक है, ये इस तरह से आंसर आप नोट कर सकते हैं कि नील का व्यापार को बढ़ाने के लिए किस तरह से वहाँ पे व्यवसायिक जो अफसर से और व्यवसायिक एजेंट थे किस तरह से यहाँ पे आए थे, उसका आंसर है। ठीक है, इस तरह से आप नोट कर सकते हैं। इसी के अथवा में एक क्वेश्चन क्या दिए, देखिए वन कानूनों का आदिवासी समूह के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जो वन कानून या फॉरेस्ट एक्ट बनाए जाते हैं, उसका जो आदिवासी लोग होते हैं उनके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, उसका आंसर आप क्या लिख सकते हैं। देखिए आज पहला क्या है? वन कानून का आदिवासी समूह के जीवन में निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं। पहला क्या लिख सकते हैं आप? आदिवासियों को, ठीक है, आदिवासियों को जंगलों में स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशुओं का शिकार करने की मनाही कर दी जाती है। ठीक है, इससे क्या होता है? जो आदिवासी लोग होते हैं इनको जंगलों में स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए, झूम खेती करने के लिए, फल इकट्ठा करने तथा पशुओं का शिकार करने के लिए मनाही की जाती है। दूसरा क्या लिख सकते हैं आप? वन कानूनों को लागू होने से
झूम काश्तकारों को जीवन यापन की समस्या होने लगती है। झूम खेती मतलब क्या होता है, जिसमें आपका एक जगह से दूसरी जगह जाना, माने शिफ्टिंग कल्चर जिसको बोलते हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है ना, ये झूम खेती को हमारे इंडिया में उसको झूम खेती कहा जाता है। ठीक है, तीसरा का ऑप्शन लिख सकते हैं आप, आदिवासी पूर्णतः वनों पर ही निर्भर थे तथा वे वनों को अपनी माता मानते थे। वन कानून लागू होने से उनका जीवन संकट में आ गया। ठीक है, चौथा पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं, आदिवासियों को मजबूरन रोजगार की तलाश में दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। ठीक है, ये आपका चौथा का आंसर, मतलब 4 पॉइंट आप इसमें बना के लिख सकते हैं, क्योंकि आपको इसका दीर्घ स्तरीय को आंसर लिखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या है। 22 है, फौजदारी और दीवानी कानून कोई के दो अंतर लिखना है। ठीक है, देखिए फौजदारी और दीवानी कानून में कोई दो अंतर लिखना है। देखिए फौजदारी क्या होता है, फौजदारी कानून क्या है, फौजदारी कानून ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित जिन्हें कानून में अपराध माना गया है। ठीक है, उदाहरण के लिए चोरी, दहेज लिए औरतों को तंग करना इत्यादि। ठीक है, ये फौजदारी कानून के अंदर आता है। फिर दूसरा है, फौजदारी कानून सबसे पहले आमतौर पर प्रथम सूचना या रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, इसके बाद पुलिस अपराध की जांच करती है और अदालत से में केस फाइल करती है। ठीक है, जैसे अभी करंट में जो हमारे यहाँ देश में हमारे जो जहाँ हम रहते हैं वहाँ जो कानून है वो फौजदारी कानून है। ठीक है, जब यहाँ पे जितनी भी उसमें चोरी है, दहेज है, ये सब क्या है उसमें आपके उसमें दंड होता है, मिलता है। ठीक है, पहले एफआईआर हम जमा करेंगे, एफआईआर के बाद क्या होगा, रिपोर्ट, एफआईआर मतलब रिपोर्ट दर्ज करते हैं, उसके बाद पुलिस उसमें आगे कार्रवाई करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए दीवानी में क्या होगा। पहले हम फौजदारी की बता दिया, दीवानी के बारे में बताएंगे। देखिए दीवानी कानून का संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना से होता है। उदाहरण के लिए जमीन की बिक्री, चीजों की खरीदारी, किराया, तलाक आदि से संबंधित विवाद। ठीक है, दीवानी कानून में प्रभावित पक्ष की ओर से न्यायालय में एक याचिका दायर की जाती है। अगर मामला किराए से संबंधित है तो मकान मालिक का किराएदार मुकदमा दायर कर सकता है। ठीक है, इस तरह से इसमें आप ऑप्शंस आप दे सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं इसी का, अथवा क्या है 22 का, यदि आदिवासी समुदाय वन भूमि पर अपना अधिकार खो देता है तो किस प्रकार की ज्ञान संपदा के खोने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, यदि देखिए आंसर क्या होगा इसका, आदिवासी लगभग 10,000 तरह से पौधों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उनमें से लगभग 8,000 प्रजातियां दवाइयों के तौर पर, 325 प्रजातियां कीटनाशकों के तौर पर, या 425 प्रजातियां गोंद, रेजिन और डाई के तौर पर, और 550 प्रजातियां जो है रेशों के लिए इस्तेमाल की जाती है। इनमें से 3500 प्रजातियां भोजन के रूप में, ठीक है, इस्तेमाल होती है। जब आदिवासी समुदाय वन भूमि पर अपना अधिकार खो देते हैं तो यह सारी ज्ञान संपदा भी खत्म हो जाती है। ठीक है, ये आंसर आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं क्या दिया है, नवीनीकरण या नवीकरणीय एवं अनवीनीकरणीय संसाधन कौन से हैं। ठीक है, नवीनीकरण मतलब जिसको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं और इसको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। ठीक है, तो नवीनीकरण संसाधन क्या होता है, ऐसे संसाधन है ना, ये संसाधन शीघ्रता से नवीनीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें कुछ संसाधन असीमित हैं और उन पर मानव क्रियाओं का भी प्रभाव नहीं होता है। नवीनीकरण संसाधन जैसे कि जल है, मृदा है, वन है ना, सूर्य का प्रकाश है, वायु के पवन ऊर्जा है, इन सब क्या है, इनकी लापरवाही से उपयोग इनके भंडारण में प्रभावित करता है। ठीक है, ये आप एग्जाम्पल दे दिए हैं, और जल, मृदा और वन है, इनका लापरवाही से उपयोग इनके भंडारण को भी प्रभावित करता है। ठीक है, ये आंसर ले सकते हैं आप। अब देखिए क्वेश्चन इसका जो है, अनवीनीकरण का संसाधन का आंसर क्या होगा, ये संसाधन एक बार समाप्त होने के बाद उनकी नवीनीकृत अथवा पुनः पूरित में हजारों वर्ष लग जाते हैं। ये संसाधन वे हैं जिनके भंडार सीमित है। नवीकरण संसाधन जैसे कि अनवीनीकरण, ये अनवीनीकरण संसाधन जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है तथा प्राकृतिक गैस है, ये सभी क्या संसाधन जो है सीमित मात्रा में होने के कारण इनका उपयोग भंडारण भी खत्म कर सकते हैं। ठीक है, मतलब देखिए सिंपल भाषा में क्या समझेंगे आप नवीनीकरण संसाधन मतलब जिसको फिर से वो रिन्यू हो जाते हैं, जैसे कि वायु है, ठीक है, जल है, आपका प्रकाश है ना, सूर्य का प्रकाश है, ठीक है, मृदा है ना, ये सब क्या है नवीनीकरण संसाधन। अनवीनीकरण संसाधन में क्या हो जाएगा, जैसे कि आप कोयला है, पेट्रोलियम है, डीजल्स वगैरह है हमारा, है ना, ये सब क्या है, एक बार ये प्राकृतिक गैस है, ये एक बार जलाने के बाद इसको हम लोग वापस उसको कंजर्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये खत्म हो जाते हैं, तो इनके जो संसाधन सीमित है, अगर इनका भंडारण जो खत्म हो जाएगा तो ये हम इनको फिर से रिन्यू या नवीनीकरण नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं इसी का, अथवा जमशेदपुर ये साक्षी में लोहा इस्पात स्थापित होने का क्या कारण है। ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या लिख सकते हैं आप, जमशेदपुर में लोहा इस्पात उद्योग स्थापित होने के निम्नलिखित कारण है। पहला क्या है, यह स्थान बंगाल नागपुर रेल मार्ग पर काली माटी स्टेशन के मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर था। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या लिख सकते हैं आप, यह स्थान लो अयस्क कोयला और मैगजीन निक्षेपों के साथ साथ कोयला के निकट भी था, जहाँ विशाल भंडार भी उपलब्ध था। तीसरा क्या है, टिस्को को झारिया कोयला क्षेत्रों से कोयला और ओडिशा तथा छत्तीसगढ़ से लोहा अयस्क, चूना पत्थर, डेलोमाइट और मैग्नीज प्राप्त होता था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, खरकई और स्वर्ण रेखा नदियों में पर्याप्त जल की आपूर्ति होती थी। ठीक है, तो पांचों क्या है, यह सरकारी प्रोत्साहन से प्राप्त पूंजी उपलब्ध हुई थी यहाँ पे। ठीक है,
अतः भौगोलिक रूप से जमशेदपुर में देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर था, इसलिए यह इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 क्या है? हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं, उनके नाम लिखिए एवं किन्हीं 2 मौलिक अधिकारों के बारे में आपको वर्णन करना है। ठीक है, तो आपके मौलिक अधिकार कौन कौन से होते हैं? मतलब हमारे क्या होता है, ये फंडामेंटल राइट्स उसको बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है देखिए, मूल रूप से भारत के संविधान में भाग 3 में 7 मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया है। ठीक है, था जिसमें संपत्ति का अधिकार शामिल था, जिसमें 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था, जबकि अब केवल कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं जो निम्न प्रकार के हैं। देखिए, पहला मौलिक अधिकार मतलब हमारे फंडामेंटल राइट्स है ना। देखिए, पहला क्या है? समानता का अधिकार। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये चौथा क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा क्या है? संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। और छठवा क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, ये आपके 6 जो है मौलिक अधिकार हो गए। इनमें से किन्हीं 2 को हम आपको ये वर्णन कर देते हैं। पहला क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, सभा या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आने जाने और रहने तथा कोई भी व्यवसाय, पेशा या कारोबार करने की अधिकार शामिल होता है। ठीक है, ये स्वतंत्रता दी जाती है। दूसरा क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार देखिए, तो संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखा जाना अपराध है। तो आपका ये शोषण या है किसी भी तरह का रहा हो तो उसके विरुद्ध आप वहाँ पे कंप्लेंट कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर इसका हम देखते हैं 24 का। अथवा लोगों की हिस्सेदारी और उत्साह से जुड़ने पर संसद पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, मतलब जब लोग उसमें इंटरेस्ट लेते हैं काम में, संसद में, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर आप किस तरह से लिख सकते हैं? देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ भारतीयों को इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि नागरिक के रूप में हमारी भूमिका प्रतिनिधियों के चुनाव के साथ खत्म नहीं होती। इसके बाद अखबारों और अन्य संचार माध्यमों के जरिए इस बात पर नजर रखना चाहिए कि हमारे संसद क्या कर रहा है। ठीक है, हमारा संसद क्या कर रहा है। अगर हमें लगता है कि वे सही काम नहीं कर रहे हैं तो हम उनकी आलोचना करते हैं। इस प्रकार हमें इस बात को सदा ध्यान में रखना चाहिए कि लोगों की जितनी जिम्मेदारी होगी और जितने उत्साह से जुड़ेंगे उतना ही संसद या सांसद को अपना काम सही ढंग से करने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो ये इसका आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपके 24 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं। ठीक है, और इस वीडियो को अधिक से शेयर करें लोगों को, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल पाए जो क्वेश्चन आंसर्स आपको बताए जा रहे हैं पेपर के माध्यम से। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको जो आने वाले वीडियोस है आपके एग्जाम से रिलेटेड वो आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।